हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आई एम अनुराग जैन फ्रॉम दीप ज्ञान क्लासेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा लेसन 19 चल रहा है और लेसन 19 में हमने स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस की थी। ये समझने की कोशिश किया था हमने कि एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। अगर बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है वो कॉस्टिंग जहां हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करें तो उस यूनिट की क्या कॉस्ट पड़ेगी। हम यहां पर करंटली जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग नहीं फाइंड आउट करते। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसके अलावा एक और यूनिट प्रोड्यूस की जाए तो हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। ये किस लिए बेनिफिशियल है? ये इसलिए बेनिफिशियल है कि जो एक और यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, उससे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या हमें और प्रोड्यूस करना चाहिए या यहीं पर रोक देना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि एडिशनल प्रोडक्शन हमें प्रॉफिट की जगह लॉस दे। राइट? कैसे? कहता है जी, देखिए, जब हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है किसी भी प्रोडक्ट से, तो अगर हम इस वेरिएबल कॉस्ट को दिमाग में रखकर ये देखें कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट बैठेगी, तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो एक और प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे उससे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि जी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की इन्होंने एग्जांपल में लिया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 25 रुपीज पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है ओवरऑल प्रोडक्शन की, टोटल प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो बात की जा रही है टोटल प्रोडक्शन की, ये 1 लाख है। राइट? और हम मान के चल रहे हैं कि करंटली 1000 नहीं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है। तो 10,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर 25 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है तो 2,50,000 रुपीज हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 1 लाख हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 3,50,000। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट है हमारी 3,50,000। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? 10,000। अगर देखा जाए तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट क्या आ रही है? 35 रुपीज। तो यहां पर हमने क्या फाइंड आउट किया? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग एट प्रेजेंट। लेकिन हम कहते हैं कि जी हम अगर एक और यूनिट प्रोड्यूस करें, मतलब 10,000 से ज्यादा एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करें, तो उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी। अब जी इन्होंने कहा कि देखिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपीज की है, ये तो खर्चा होना ही होना है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे हम 9,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म के लिए फैक्ट्री को बंद करके बैठ जाए, ये तो खर्चा जेब से जाना ही जाना है। रेंट जाना ही जाना है, सैलरी जानी ही जानी है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल जाना ही जाना है। राइट? तो क्यों ना फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर दिया जाए और फिलहाल सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अगर हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कहता है फिक्स कॉस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपए तो जेब से जाएगी। तो एक्चुअल में जो एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट क्या है हमारे लिए? 25 रुपीज। जबकि अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे तो कितनी आएगी? ध्यान से देखिएगा। हमने कहा जी देखिए 3,50,000 तो पहले भी कॉस्ट आ रही थी हमारे पास, अब 3,50,000 25 रुपीज कॉस्ट आएगी। राइट? डिवाइडेड बाय 10,000, पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे। राइट? अब हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10,001 यूनिट। अगर हम देखें तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है?
34.999। लेकिन जो ये एडिशनल यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, सिर्फ 25 रुपीज। तो टोटल कॉस्टिंग कहे, यूनिट कॉस्टिंग कहे, उससे मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वी कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, वी डू नॉट कंसीडर एनी फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में भी मेनली हमारा फोकस क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, राइट। इसीलिए क्या कहा गया, प्राइस टू मैन्युफैक्चर सेकेंड यूनिट। यहां पर सेकेंड यूनिट लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या लिखा होना चाहिए, एडिशनल यूनिट, एक और यूनिट। जितनी भी यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अलावा एक और यूनिट प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आएगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली इसके फीचर्स डिस्कस करे थे, नीड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब जो फीचर्स है दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या बता रखा है, एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट। भाई मार्जिनल कॉस्टिंग तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर ले। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए भैया ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही पिक करते हैं, हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, राइट। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहली चीज तो क्या है, एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अगर यहां पर हम फेल हो गए तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी गलत आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है। इवन जो हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल का क्या मतलब हुआ सर? अब मान के चलिए जी मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, कहता है जी क्योंकि कमर्शियल यूनिट लगी हुई है, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, तो जी आपका कम से कम भी 200 रुपये तो बिल आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई प्रोडक्शन मत कीजिए। हाँ, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो जी 200 रुपये तो मिनिमम है ही, उसके ऊपर जितनी भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना बिल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ अमाउंट फिक्स्ड है, इतना अमाउंट फिक्स्ड है, 200 रुपये हमारे एग्जांपल में फिक्स्ड है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे बिल बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर से भी हम जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो अलग कर लेंगे और वेरिएबल वाला पोर्शन है वो अलग कर लेंगे, और सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन कंसिडर किया जाएगा इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। अब दूसरी चीज क्या है, कहता है जी जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाली, जो आपका एग्जांपल दे रखा था, इसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट निकाली, तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसिडर करी, तभी हमारे पास 3,50,000 आया था। मान के चलते हैं जी कोई फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में 4 अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, फैक्ट्री एक ही है। अब जी फैक्ट्री एक ही है तो कहता है फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, लेट्स से 1 लाख रुपीज पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है लेट्स से 25,000 रुपीज पर मंथ। उसके अलावा जी अदर एक्सपेंसेस है, लेबर का खर्चा है, पानी है, चोट लगी, मशीन्स की रिपेयरिंग है, और भी खर्चे है, डेप्रिशिएशन है, राइट। तो अदर एक्सपेंस लेट्स से 50,000 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा कहता है जी मटेरियल लग रहा है और लेबर लग रही है। ठीक है, कुछ लेबर तो कॉमन होती है जिसे हम बेसिकली हेल्पर कहते हैं, भैया कभी इस वाले प्रोडक्ट में हेल्प कर दी, कभी इस वाले प्रोडक्ट में हेल्प कर दी, उसका काम हेल्प करना है। लेकिन कुछ लेबर स्पेसिफिक होती है, प्रोडक्ट ए की ही है ये लेबर, प्रोडक्ट बी की ही है ये लेबर, प्रोडक्ट सी की ही है ये लेबर, राइट। अब देखिए ये जो खर्चे हैं ये तो कहता है डायरेक्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली हमें पता होगा कि ए में कितना मटेरियल यूज हुआ है, बी में कौन सा मटेरियल यूज हुआ और कितना यूज हुआ है,
सी में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कितना हुआ है, डी में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कितना हुआ है। इसी तरह हमें यही पता होगा कि भैया प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने में कितनी लेबर लगी है, बंदा मशीन पे कितनी देर बैठा है, राइट, कितनी उसकी हमें बेस देनी पड़ी है। तो ये भी डायरेक्ट है बिल्कुल। तो ये तो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉस्ट लगेगी, प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कॉस्ट नहीं लगेगी। मान के चलिए अगर कंपनी प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस नहीं करती तो ना प्रोडक्ट बी से रिलेटेड मटेरियल लगेगा, ना प्रोडक्ट बी से रिलेटेड लेबर लगेगी। लेकिन रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर एक्सपेंसेस है, ये सब तो फिर भी लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कंपनी प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही। ये कौन सी कॉस्ट है, कहते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी, मान के चलते हैं यहां पर हमारा मटेरियल लगता है 25 रुपीज का, लेबर लगती है 10 रुपीज की। यहां पर मटेरियल लगता है 15 रुपीज का, लेबर लगती है 20 रुपीज की। यहाँ पर 20 रुपीज का मटेरियल, 20 रुपीज की लेबर, और यहाँ पर 20 रुपीज का मटेरियल, 10 रुपीज की लेबर। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई 35 रुपीज का खर्चा इसमें है, 35 रुपीज का खर्चा इसमें है, 40 रुपीज का खर्चा इसमें है, और 30 रुपीज का खर्चा इसमें है। ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये दो खर्चे थोड़ी ना है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो भैया रेंट कितना यहां पर कंसीडर किया जाए, 1 लाख रुपए का रेंट है, कितना यहां पर कंसीडर किया जाए। अब कहता है जी डिपेंड करता है कितना फ्लोर एरिया लिया हुआ है प्रोडक्ट ए की मशीन्स ने, या जो टोटल ऑपरेशन है प्रोडक्ट ए का, तो टोटल फ्लोर एरिया में से कितना लिया हुआ है, 30% लिया हुआ है, तो भैया रेंट 30% प्रोडक्ट ए के खाते में जाएगा, मतलब 30,000। बी ने सिर्फ 15% फ्लोर एरिया लिया हुआ है, तो भैया रेंट 15% मतलब 15,000 रुपए बी के खाते में जाएगा। इसका मतलब हमें जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सब को कहता है यहां पर अपोर्शन करना होता है, राइट, जो कि एक्चुअल में टेक्निकल वर्क है, मुश्किल भी है, टेक्निकल भी है, और एक्सपर्टाइज भी चाहता है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो अपोर्शन करना है, एग्जैक्ट अमाउंट है, तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमारे पास कितनी आसानी से आ गई, ध्यान से देखिए, 35 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए। तो कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें ये जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, वो डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं है। नो डिफिकल्टीज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अवॉइड्स द डिफिकल्टीज ऑफ हैविंग टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड बेसिस ऑफ ओवरहेड्स। भाई ये जो ओवरहेड्स है, इसका पर्पस क्या है, और ये ओवरहेड्स किस बेसिस पर आपने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, रेंट को प्रोडक्ट ए में 30,000 क्यों कंसीडर किया, फ्लोर एरिया के हिसाब से कंसीडर किया, मैन पावर के हिसाब से कंसीडर किया, पावर कंजम्पशन के हिसाब से कंसीडर किया, किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हो जाती है, राइट, जस्टिफिकेशन देना काफी मुश्किल हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में कहता है ये सारी चीजें है ही नहीं। दूसरी बात कहता है रेंट बढ़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़े या कम हो, अदर एक्सपेंसेस बढ़े या कम हो, कहता है अगर हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो इन चीजों का फर्क पड़ेगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कहता है इन चीजों का, इन फ्लक्चुएशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका फर्क पड़ेगा, भैया लेबर महंगी हुई है या मटेरियल महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है, इसका फर्क पड़ेगा। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, कॉस्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, किस वजह से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये डिटरमाइन करना बड़ा आसान होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। Fluctuations in the profits are easier to explain because they result from the cost volume interaction.
इतना प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, इतना प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी। कहता है उस इंटरेक्शन की वजह से प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है, ना कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से, चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से, मतलब ना कि चेंज इन अदर थिंग्स की वजह से। ठीक है जी। फिर क्या कहा, इट इज इजियर टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्रेजेंटेशंस। क्यों? ये तो बहुत सारी चीजें कंसीडर नहीं करनी होती ना। क्या कंसीडर करना है? सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल है, लेबर है, इजीली कैलकुलेट की जा सकती है और डायरेक्टली प्रॉफिट से कंसीडर की जा सकती है। यार सामान 50 रुपए का बिक रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 35 रुपए है, इसका मतलब 15 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट में ये वाला प्रोडक्ट 15 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 35 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो जाएगी जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट के अलावा कहता है यहाँ पर इस खर्चे में प्लस प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15 रुपए। अगर हम इस वाले प्रोडक्ट की बात करें, लेट से ये 60 रुपए का बिक रहा है, तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। मैनेजमेंट इजीली डिसाइड कर सकते हैं ना कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल वो प्रोडक्ट, राइट। ऑल्दो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ज्यादा हो सकता है ड्यू टू फिक्स कॉस्ट ऑल्सो, लेकिन जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा प्रॉफिट। अगर हम दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें तो मैनेजमेंट को पता है किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट। That is, marginal costing shows which product are making a contribution and which are failing to cover their avoidables. Avoidables का मतलब variable cost, जो avoid की जा सकती है। सर avoid कैसे की जा सकती है? बंद कर दो उठा के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इसकी प्रोडक्शन रोक दो, तो इससे रिलेटेड सारी कॉस्ट खत्म। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइडेबल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है जी। और दूसरी बात कहता है जी, एब्जॉर्प्शन के पंगे में पड़ना ही नहीं। भैया कौन सी कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब होगी, किस बेसिस पर एब्जॉर्ब होगी, उस पंगे में पड़ना ही नहीं। ठीक है, इन डिफिकल्टीज में जाना ही नहीं इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। Marginal costing is essentially useful to management as the technique in cost analysis and cost presentation. काफी आसान हो जाता है कि किस वजह से है कॉस्ट, राइट। और जो ये बाकी की चीजें हैं, अगर हम इन को इग्नोर कर दे तो कहता है कॉस्ट को एनालाइज करना भी आसान हो जाएगा और उसको प्रेजेंट करना भी आसान हो जाएगा, और उस डेटा को अलग अलग पर्पस के लिए यूज भी किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है जी। कहता है फ्यूचर प्लानिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी वेल कैरिड आउट बाय द मार्जिनल कॉस्टिंग। फ्यूचर में हमें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है या नहीं करना, यार इस प्रोडक्ट से तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, चलो इसकी जगह इसके ऊपर फोकस करते हैं, राइट। तो इन चीजों के ऊपर भी कंसीडर किया जा सकता है। कहता है कंट्रीब्यूशन रेशियो एंड मार्जिनल कॉस्ट रेशियो, जितना कंट्रीब्यूशन होगा जितनी मार्जिनल कॉस्ट होगी, इनके बीच में क्या रेशियो है, is very useful to ascertain the change in selling price. When the business concern consists of several units, जहां पर कई अलग अलग प्रोडक्ट हो, अलग अलग यूनिट्स हो, कहता है वहां पर इवेल्युएट करना बड़ा आसान हो जाता है। कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कहाँ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कौन सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपनी इवन वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, राइट। और हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कितना फोकस इस पे रखना है, कितना फोकस इस पे रखना है, कितना फोकस इस पे रखना है, कितना फोकस जहां से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, उसको ज्यादा प्रमोट करना है, उसकी सेल्स इंक्रीज करनी है, राइट। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है। इसी तरह ऑप्टिमम सेल्स मिक्स, किस प्रोडक्ट की सेल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। और वैल्यूएशन भी आसान है ना, चाहे वो स्टॉक की वैल्यूएशन है, फिनिश गुड्स की है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन है,
कहता है सब वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर होती है मार्जिनल कॉस्टिंग में, फिक्स कॉस्ट को तो हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ, जो भी फिक्स कॉस्ट हमारी होती है, कहता है जितनी जल्दी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग में उतनी जल्दी उसे राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कॉस्ट शीट में हो, तो जितना जल्दी पॉसिबल है राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कहता है प्राइस आर बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, इट कंबाइंस द टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्ट करने का क्या मतलब है? कहता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना जो कि मैनेजमेंट को ये बताए कि भैया कौन सी कॉस्ट लग रही है, कौन सी कॉस्ट किस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, किस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, राइट। इट टिपिकली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बजट, एक्चुअल कॉस्ट एंड एनी वेरिएंस बिटवीन द टू। भाई हम क्या मान के चल रहे थे कॉस्ट पड़ेगी, बट एक्चुअल में क्या कॉस्ट पड़ी है, और वो जो डिफरेंस आया है, वेरिएशन आया है, वो किसकी वजह से आया है। ठीक है, तो मतलब रिपोर्ट का मतलब मैनेजमेंट के लिए एक कॉस्ट शीट तैयार करना एक तरह से, जिससे मैनेजमेंट को पता चले भाई कहाँ पर कमी है, हम क्या मान के चल रहे थे कॉस्ट पड़ेगी, क्या कॉस्ट पड़ी है, उनके बीच में डिफरेंस क्यों आया, राइट। और कॉस्ट रिपोर्टिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो कहता है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स। कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग में ये अलग अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिपोर्ट भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर नहीं कर रहे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर स्टेटमेंट बनाई जाती है कंसीडरिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट, कहता है वहां कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट रिपोर्ट अलग अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है। वही स्टेटमेंट एज कॉस्ट रिपोर्ट भी वर्क करेगी, वही स्टेटमेंट एज कॉस्ट रिपोर्ट भी वर्क करेगी। ठीक है जी। यहाँ पर आपकी बुक में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस भी बता रखे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ हेडलाइंस, इनकी हेडिंग्स पढ़ूंगा, और हम ये सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग की वजह से हमें एग्जैक्टली पता होता है कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है, और हम एग्जैक्टली फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स सिंप्लीफाइड, यहाँ पर हमें ओवरहेड्स को कंसीडर नहीं करना होता मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, उनका ट्रीटमेंट कंसीडर नहीं करना होता, कौन सा ओवरहेड कौन से प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, कितना एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहता है यूनिफॉर्म एंड रियलिस्टिक वैल्यूएशन, एग्जैक्टली पता है कि हाँ भैया हमारी आंख को आ गया, इतनी लेबर लग रही है, इतना मटेरियल लग रहा है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, इतने का बिक रहा है, तो कंट्रीब्यूशन 15 रुपए का है, 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो क्या फिक्स कॉस्ट हमारी इसमें कवर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कुछ प्रॉफिट निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, राइट। हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, हेल्प इन प्रोडक्शन प्लानिंग, बेटर रिजल्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, हेल्पफुल इन बजटरी कंट्रोल, मतलब वही वाली चीजें हैं सारी की सारी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेक और बाय डिसीजन बनाना ज्यादा बेटर रहेगा पड़ेगा या खरीदना ज्यादा बेटर पड़ेगा। अरे यार हमारे यहाँ जितनी की लेबर लग रही है मार्केट में उतने का तो सामान ही बिक रहा है, तो खरीद के आगे बेच देते हैं बनाने की बजाय, है ना। बेटर प्रेजेंटेशन, इजी टू अंडरस्टैंड, किसी को भी मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर अगर आप कुछ भी समझाना चाहेंगे उसे बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेनली दो ही कंपोनेंट दिमाग में रखने होते हैं, एक मटेरियल और एक लेबर। मतलब मेनली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसी को दिमाग में रखना होता है वाइल मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। आ जाइए जी। तो बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड थ्योरी थी आपकी बुक में। नोट्स में ये थ्योरी मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दे रखी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। मैंने बेसिकली 8 to 10 पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग से, थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं बुक से तो इसलिए टीच करता हूं ताकि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी लाइन ना हो जो आपको लगे हमने पढ़ी नहीं। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, आपकी बुक में कुछ इलिस्ट्रेशंस दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग।
सबसे पहली कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट पीवी रेशो। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें? पीवी रेशो और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दो चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही ब्लैकआउट हो जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है, क्या करना है। तो क्वेश्चंस को ना, किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले डिवाइड करो। ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, राइट, और ये एडिशनल हेल्प वाला पार्ट है। तीन पार्ट में डिवाइड करो क्वेश्चन को। जैसे ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट है कि पूछ क्या रखा है, फिर ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, अब यहाँ बड़ा क्लियर कट है कि हमें दे क्या रखा है। कहता है फर्स्ट ईयर की सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है, सेकंड ईयर की सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है? कहता है पीवी रेशियो। बट सर अभी तक आपने पीवी रेशियो तो पढ़ा ही नहीं। भैया पीवी रेशियो आपकी बुक में अगला टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से अगला टॉपिक। पहले ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में, उसके बाद इन्होंने पीवी रेशियो दे रखा है। ये देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ऊपर ही पूछ लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग में ही पूछ लिया, बेसिकली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग ही है। पीवी रेशियो है या ब्रेक इवन पॉइंट है, सब मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ पीवी रेशियो क्या होती है। नाम से अपने आप आपको पता चल रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब कहता है प्रॉफिट अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट अपॉन में वॉल्यूम, या फिर इसे हम दूसरे वर्ड्स में कंट्रीब्यूशन अपॉन में वॉल्यूम भी कह सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब सेल्स, सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट अपॉन में सेल्स लेके चल सकते हैं, दिस इज पीवी रेशियो। अगर आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स लेके चल सकते हैं, दिस इज पीवी रेशियो, राइट। कंट्रीब्यूशन क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स भी पीवी रेशियो है। और क्वेश्चन में सिर्फ, जैसे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे नहीं रखी। जब फिक्स कॉस्ट दे नहीं रखी तो पीवी रेशियो निकालेंगे कैसे? तो उस केस में प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्या है? पीवी रेशियो। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट भी क्या है? कहता है चेंज इन प्रॉफिट दे रखा है, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स। तो क्वेश्चन साफ कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लेना है। कहता है इस क्वेश्चन में हमें लेना है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट अपॉन सेल्स भी पीवी रेशियो, और चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स भी पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स भी पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कितने वॉल्यूम से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, राइट। तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कहता है जी देखिए चेंज इन सेल कितनी है? 30,000, और चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो 30,000 अपॉन में 6,000, 6,000 अपॉन में 30,000, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। ध्यान से देखिए यहाँ माइनस है, आपके शायद मॉड्यूल में यहाँ पर कोई साइन नहीं दे रखा, यहाँ माइनस है। तो जी ये है हमारे पास 6,000 चेंज इन प्रॉफिट, ये है हमारे पास 30,000 चेंज इन सेल्स, इनटू में 100, तो पीवी रेशियो कितनी आ गई? 20। ठीक है, फिर इन्होंने कहा जी फिक्स्ड कॉस्ट। अब जी पीवी रेशियो से फिक्स्ड कॉस्ट निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है। पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? कहता है जी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखिए, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन।
तो इसे भी कंट्रीब्यूशन कहेंगे और इसे भी कंट्रीब्यूशन ही कहेंगे। तो जी कंट्रीब्यूशन अपॉन में जब सेल्स की बात कर रहे हैं पीवी रेशियो में, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स। ठीक है जी, सेल यहां पर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो इनटू में सेल्स, और वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर हम शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो ध्यान से देखिए, पीवी रेशियो क्या है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स। ठीक, पीवी रेशियो इनटू में सेल्स, सेल यहां चली गई, इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जी पीवी रेशियो माइनस इनटू में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू माइनस सेल्स कर लेते हैं, सेल्स इस साइड ले आते हैं, ये वाली सेल्स इस साइड ले आए तो माइनस सेल्स इज इक्वल टू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करने का मतलब कहता है जी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस पीवी रेशियो इनटू में सेल्स प्लस सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। सबके साइन चेंज कर दिए हमने, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सेल्स माइनस पीवी रेशियो इनटू में सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और सेल्स हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, यही यहां पर मैंने निकाला हुआ है। हमारे पास सेल्स है, हमारे पास पीवी रेशियो है, क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे रखी है, क्वेश्चन में पीवी रेशियो दे रखी है, निकाल ली हम लोगों ने 20%, तो सेल्स और पीवी रेशियो को यूज करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे हम। कितनी आ गई वेरिएबल कॉस्ट, 1,80,000। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है तो बट ऑब्वियस सी बात है हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो जी सेल्स दे रखी है 2,25,000 सेकंड ईयर की, प्रॉफिट दे रखा है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी निकाली 1,80,000, तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है जी, ध्यान से देख लीजिए ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज क्लियर है। आपकी बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे दिया गया, लेकिन ये एक्चुअल में आया कैसे। ठीक है जी, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cost sheet shows the following situation prevailing in Star Limited, which is facing depression। भैया मंदा चल रहा है बिजनेस में, मतलब कंपनी इज फेसिंग डिप्रेशन, मंदा चल रहा है, बिक नहीं रहा सामान ज्यादा। चलिए जी, कॉस्ट शीट क्या कह रही है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 50,000 का, मैं यहाँ लिखना चालू कर दूं, डायरेक्ट मटेरियल 50,000, फिर जी डायरेक्ट वेजेस 20,000 दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है हमारी, राइट। आ जाइए जी, फिर जी ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल दे रखा है 10,000 का, फिक्स दे रखा है 20,000 का।
वेरिएबल ओवरहेड 10,000 और फिक्स्ड ओवरहेड 20,000, टोटल मिला के ओवरहेड हो गया हमारा 30,000। ठीक है जी, टोटल 30,000 हो गया हमारे पास। और टोटल हमारी कॉस्ट जो हो गई ये कितनी हो गई हमारे पास 1 लाख। यही क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल कॉस्ट हमारी क्या है 1 लाख। ये दिए। फिर हमें बताया गया जी कितनी यूनिट सेल हो रही है, कहता है 4,000 यूनिट सेल हो रही है, पर यूनिट 23 रुपीज की। तो जी 4,000 इंटू में 23, 92,000 रुपीज की सेल्स है, जबकि खर्चा तो 1 लाख रुपीज का है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है लॉस है कितने का, 8,000 रुपीज का। ठीक है जी, यही बात क्वेश्चन में भी बता रखी है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं देयर इज नो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, देयरफॉर द मैनेजमेंट वांट्स टू नो वेदर इट इज डिजायरेबल टू स्टॉप द प्रोडक्शन। भाई नुकसान हो रहा है, मैनेजमेंट कह रही है क्या हमें प्रोडक्शन फॉर द टाइम बीइंग रोक देनी चाहिए, जब तक मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं होती, जब तक ये मंदा खत्म नहीं होता, क्या हमें प्रोड्यूस करते रहना चाहिए या हमें रोक देना चाहिए महीना 2 महीने के लिए। अब ध्यान से देखिए, क्या हमें प्रोड्यूस करते रहना चाहिए या रोक देना चाहिए। देखिए, अगर प्रोडक्शन से फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो जेब से वैसे भी जानी जानी है ना, अगर आप प्रोडक्शन रोक देंगे तब भी आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा। कहता है जी ये जितना भी फिक्स्ड है ये ओवरहेड, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है वो तो जेब से जाएगा ही जाएगा ना, चाहे आप काम बंद करके बैठ जाओ, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मिनिमम जो सैलरी पे करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप काम बंद करके बैठ जाओ तो भी 20,000 रुपीज आपको लॉस होगा। अरे अभी तो सिर्फ 8,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, काम बंद कर दिया तो 20,000 का लॉस होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, तो काम करते रहिए ना। काम करने से 8,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, काम बंद कर दिया तो 20,000 रुपये का लॉस होगा, तो काम करते रहिए, राइट। कहता है इवन इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 8,000 रुपीज it is not desirable to stop the production because fixed cost will be incurred even if production is stopped। तो जो 20,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो जेब से देनी ही पड़ेगी। इसको आप काट दीजिएगा क्योंकि आपकी मॉड्यूल में ये कट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन, तो इन्होंने ये पेज नंबर वगैरह भी कट कॉपी पेस्ट में डाल दिए। ठीक है, कहता है लॉस इज लेस बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ रही है हमारे पास, ये मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, कितनी आ रही है मार्जिनल कॉस्ट। कहता है 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 8,000 80,000 डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स बिक रही है 4,000, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास 20 रुपीज, और बिक कितने में रही है 23 में बिक रही है। तो भैया मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा ही मिल रहा है ना, 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। कहता है जब तक वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है तब तक प्रोडक्शन करते रहिए, कुछ ना कुछ जो फिक्स्ड एक्सपेंस है उसमें कंट्रीब्यूट ही किया जा रहा है ना, कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। कहता है 3 रुपए के हिसाब से 4,000 यूनिट 12,000 रुपए कंट्रीब्यूट ही किया जा रहा है ना, इसीलिए तो नुकसान 20,000 नहीं है बल्कि 8,000 है। अगर बंद कर दोगे तो सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जेब से देना पड़ेगा, नुकसान 20,000 होगा, 8,000 नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर, इफ a product can recover its marginal cost, मतलब वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, तो भैया इट इज डिजायरेबल
कंटिन्यू प्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो ये कॉस्ट भी नहीं लगेगी आपकी, अवॉइड कर सकते हो आप इसे प्रोडक्शन बंद करके। लेकिन अगर प्रोडक्ट ये रिकवर कर पा रहा है तो इससे ऊपर जो भी प्रोडक्ट रिकवर कर पा रहा है, इससे ज्यादा जितना भी सेलिंग प्राइस है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूट ही करेगा ना, आपका लॉस कम ही करेगा ना, राइट। तो यही चीजें यहाँ पर समझा रखी है। हाँ जी, नेशनल कंपनी हैज जस्ट बीन फॉर्म्ड, अभी भी बनी है। दे हैव ए पेटेंटेड प्रोसेस, उनका एक पेटेंट है जिसकी वजह से कहता है दे आर द सोल सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द कैपेसिटी ऑफ देयर प्लांट विल बी 90,000 यूनिट और 9,000 यूनिट्स एंड दिस इज द अमाउंट दे विल बी एबल टू सेल, ठीक है। 9,000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरी की पूरी वो सेल कर पा रहे हैं, बेचने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। खर्चा दिया जी, कॉस्ट, जो कॉस्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट लेबर 15, ये डॉलर की जगह रुपीज भी कंसीडर कर सकते हैं आप। इन्होंने कट कॉपी पेस्ट मार रखा है तो इन्होंने जहमत नहीं उठाई कि भैया इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो डॉलर की जगह रुपीज में कन्वर्ट कर दे। तो 15 रुपीज पर यूनिट या डॉलर पर यूनिट रॉ मटेरियल है, $5 पर यूनिट। फिर जी अदर वेरिएबल कॉस्ट, अब ये तो सारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, कितनी हो गई, 30 रुपीज पर यूनिट या $30 पर यूनिट, ठीक है। और उसके अलावा जी $240,000 फिक्स कॉस्ट भी है, 9,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की ये कॉस्ट है हमारे पास। अब जी क्वेश्चन में कहा गया इफ द कंपनी एम्स टू मेक द प्रॉफिट ऑफ $210,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हमें प्रॉफिट पता है कंपनी कितना करना चाहती है, 2,10,000 रुपए का। इसके अंदर कॉस्ट ऐड कर देते हैं, कॉस्ट कितनी है, कहता है जी 30 रुपीज पर यूनिट इंटू में 9,000, कितना आएगा, 2,70,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 2,40,000, तो 5,10,000। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, तो टोटल कितना हो गया ये, प्लस में 2,10,000, 9,30,000 डिवाइडेड बाय 9,000 यूनिट्स है, तो कंपनी इस रेट पर बेचेगी तब जाके इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। इन दोनों को ऐड किया प्लस प्रॉफिट को ऐड किया तो क्या निकाला, ये हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई क्या, 2,70,000 प्लस में 2,10,000 का प्रॉफिट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000। तो हमने यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया था ये, टू लैख 30 इंटू में 9,000, 2,70,000 प्लस में 2,40,000, 5,10,000, ये तो ठीक आया था। फिर 2,10,000, ये हमने कैसे गलती कर दी, चलिए 2,10,000 ये कितना है हमारे पास, 7,20,000,
डिवाइडेड बाय 9000 यूनिट्स। आसान है जी, बशर्ते कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, तो जैसे अभी हम लोगों ने करी। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है जी? कहता है इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, मतलब 9000 से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है अगर कंपनी, हाउ मैनी यूनिट्स विल दे हैव टू सेल टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। ठीक है जी, तो हमें यहां पर निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या निकालना है सबसे पहले? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, 1,00,000 रुपए बढ़ जाएगा फिक्स कॉस्ट का। अभी कितनी है फिक्स कॉस्ट? 2,40,000। फिर जी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी हमारी 3,40,000। अगर हम 1,00,000 फिक्स कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो हमारी कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स तक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो 70 पर यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस भी हमें दे दिया। और एडवर्टाइज करना पड़ेगा ज्यादा बेचने के लिए, 5 लाख रुपीज का ये खर्चा भी आएगा, तो जी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी दे दी हमें। मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहती है ना, राइट? सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेम। क्या? 30 रुपीज पर यूनिट, जो क्वेश्चन में दे रखा था। अगर हम यूनिट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो तो पर यूनिट है, तो 30 रुपीज पर यूनिट ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास, राइट? अब ध्यान से देखिए, हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में सेल्स और प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट की जगह मैं डिजायर्ड प्रॉफिट लिखूं, हम इतना प्रॉफिट चाहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम इतना प्रॉफिट चाहते हैं, तो जी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट। ये इक्वेशन है, राइट? अब जी यहां पर भी मैंने आपको दिखाया था कि कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास। ये इक्वेशन हम लोगों ने देखी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। इसमें बस थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्या? डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, बिल्कुल है जी, पर यूनिट है कितनी? 30, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, बिल्कुल है जी फिक्स्ड कॉस्ट। डिजायर्ड प्रॉफिट है जी हमारे पास, बिल्कुल है जी, कितना प्रॉफिट हम चाहते हैं, यही इक्वेशन डालनी है हमें। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर हम इसी को एक्सटेंड करें तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट।
इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पर पीस के हिसाब से है। तो बस इतने से ही तो काम करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कहता है डिजायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। भाई डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, desired contribution divided by contribution per unit is equal to desired number of units। तो जी फिक्स्ड एक्सपेंस ये है हमारे पास, प्लस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है जी हमारे पास, राइट। तो कितना हो गया ये, इन्होंने कहा 8,40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ये है जो हम चाहते हैं, टोटल मिला के हो गया 16 लाख अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जी सेल्स सेलिंग प्राइस बता दिया 70 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पता है 30, तो अपॉन में 40 आ गया हमारे पास। तो ये 40 क्या है, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारे पास आ गई डिजायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर है, आसान है, इस इक्वेशन को दिमाग में रखिएगा चीजों को। हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। अब जी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो हमें क्या लेना होता है, कहता है हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, ठीक है, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स भी दे रखी है 10,000 20,000 30,000। तो जी सेल्स रेवेन्यू क्या हो गया 1 लाख, कैसे 10,000 इंटू में 10 रुपीज, 10,000 इंटू में 10, 20,000 इंटू में 10, 2 लाख, 30,000 इंटू में 5, तो ये गलत दे रखा है इन्होंने, ये फिर 10 होगा, आपके बुक में मिसप्रिंट होगा, 30,000 इंटू में 10, इसे 10 कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। तो 3 लाख टोटल हो गया हमारे पास सेल्स रेवेन्यू 6 लाख, ठीक है। अब जी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ गई, कहता है जी 10,000 इंटू में 6 60,000, 20,000 इंटू में 7.5 1,50,000, 30,000 इंटू में 4.5, तो 2,70,000 दिया आएगा, ठीक है। तो टोटल आ गया 4,80,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कहता है जी सेल्स लेस मार्जिनल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन हो गया, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, ये प्रॉफिट हो गया। सिंपल है, ठीक है जी। कहता है 2 कंपनीज ए एंड बी सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देयर इनकम स्टेटमेंट आर एज फॉलो, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट 96,000, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है 1,20,000, फिक्स कॉस्ट 64,000, यहां पर 40,000, तो जी प्रॉफिट दोनों का 80,000। कहता है स्टेट विच कंपनी इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इफ देयर इज हैवी डिमांड। अब जी डिमांड ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कंट्रीब्यूशन देख लीजिए किसका ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा होगा कहता है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, सिंपल सा रूल है, मोर द कंट्रीब्यूशन मोर द प्रॉफिट, राइट। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, कहता है ए का ज्यादा है, ध्यान से देखिए कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, ए का इतना आ रहा है कंट्रीब्यूशन,
जबकि बी का कितना आ रहा है सिर्फ। आप कंट्रीब्यूशन ऐसे निकाल लीजिए या कंट्रीब्यूशन ऐसे निकाल लीजिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके, या इन दोनों को ऐड करके, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इक्वेशन ये याद रखिएगा बस, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों ही कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन रेशियो देख रहे हैं अगर हम, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मतलब पीवी रेशियो, तो 60, यहाँ पर 50। जिसकी ज्यादा पीवी रेशियो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, सिंपल सी बात है। कहता है इन केस ऑफ ए लिमिटेड एवरी सेल, 100 रुपए की सेल में 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, जबकि बी के केस में 100 रुपए की सेल में 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 60% या 50%, राइट। इन केस ऑफ हैवी डिमांड प्रॉफिट ऑफ ए विल राइज मच फास्टर इन कंपैरिजन टू बी, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। ड्यूरिंग द पुअर डिमांड या डिक्लाइन इन सेल ऑफ ₹100, कहता है ए को ज्यादा नुकसान होगा, ए को 60 रुपए का नुकसान होगा, जबकि बी को सिर्फ 50 रुपए का नुकसान होगा। तो भैया अगर मार्केट तेज है, डिमांड ज्यादा है, तो ए को ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू बी, और मार्केट मंदी है, डिप्रेशन है, तो ए को ज्यादा नुकसान होगा, बी को कम नुकसान होगा एज कंपेयर टू ए। ए 60 रुपए खोएगा हर 100 रुपए की सेल कम होने पर, बी सिर्फ 50 रुपए खोएगा हर 100 रुपए की सेल कम होने पर। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड, यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और साथ में ब्रेक इवन पॉइंट को भी कवर कर लेंगे इन क्वेश्चंस के साथ साथ। इन क्वेश्चंस के अंदर ना पीवी रेशियो के अलावा ब्रेक इवन पॉइंट भी शायद कंसीडर कर रखे हैं। वैसे तो मेनली रिलेटेड टू पीवी रेशियो ही है, लेकिन फिर भी एक बार ब्रेक इवन पॉइंट समझा दूंगा, पीवी रेशियो समझा दूंगा, फिर ये वाले 2 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर।